You may start now, sir. We are ready. थैंक यू। नमस्ते। रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि गठिया बाय के बारे में जानने के लिए आज मैं डॉक्टर अरुण तिवारी आपके साथ में थोड़े विचार साझा करूंगा। तो आने वाले 1 घंटे में अपन समझेंगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस को अपन दिन डे टू डे की दिनचर्या में कैसे अच्छा बना सकते हैं ताकि मरीजों को और अच्छा अनुभव उसके विषय में हो और रोग से वो कम से कम ग्रसित रहे। तो इसके लिए कुछ लाइफ टिप्स अपन समझेंगे कि कैसे मरीज थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं। आपको इस वेबिनार के समय में अगर कोई भी संशय रहता है, कोई डाउट आपको पूछना है, तो आप इसके चैट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। जो जो हमारी टेक्निकल टीम है सिप्ला के थ्रू वो आप कोऑर्डिनेट करेगी और वो सारे प्रश्न जो है वो अंत तक हमारे पास पहुंचाए जाएंगे। तो अभी अपन चर्चा करते हैं सबसे पहले कि रुमेटॉइड आर्थराइटिस होता क्या है और ये क्यों अपने को इतना प्रभावित करता है। तो रुमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे कि नाम में अपन देखते हैं कि ये गठिया या जोड़ों में सूजन, दर्द और जकड़न को कहते हैं। आरंभिक स्टेज में मोस्टली ये जोड़ों को ही प्रभावित करता है, आंतरिक अंगों पर इसका इतना प्रभाव नहीं होता है। और ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मतलब कि जो अपने शरीर का कंकाल तंत्र है, शरीर का जो कंकाल तंत्र है उसके अंदर क्या क्या इसमें प्रभाव पड़ सकते हैं। लेकिन अपने को ये सबसे पहले समझना है कि ये कंकाल या अंदर का जो शरीर है कैसे बना है। अंदर हड्डियां होती है, हड्डियों के ऊपर उनको चलायमान रखने के लिए मांसपेशियां होती है और इनके बीच में होते हैं जोड़। अगर अपने शरीर में जोड़ नहीं होते तो जैसे अपन पेन पेंसिल कुछ पकड़ नहीं सकते, हर चीज को काम करने के लिए अपने को जोड़ चाहिए। नहीं तो पूरा हाथ एकदम सीधा जकड़ जाता। कोहनी खोलने के लिए जोड़ चाहिए, कंधे घुमाने के लिए जोड़ चाहिए, गर्दन इधर उधर करने के लिए जोड़ चाहिए, आगे झुकने के लिए जोड़ चाहिए। तो पूरा शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, ऐसी कि वो चिपकी ना हो पर गतिशीलता हो। और ये गतिशीलता आती है मांसपेशियों के द्वारा। तो ये एक मांसपेशियां हैं जिनके अंदर कंकाल चलायमान होता है और बीच में रहते हैं जोड़। अब ये आर्थराइटिस जो है ये जोड़ों को प्राइमरीली प्रभावित करता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कोई भी अन्य प्रकार का आर्थराइटिस जिसकी हम बात करेंगे वो जोड़ों को प्रमुखतया प्रभावित करने लगता है। तो उससे क्या होता है, जैसे हड्डी सही है, मांसपेशी भी सही है, लेकिन जोड़ में सूजन के होने के कारण हड्डियों की मूवमेंट्स रुक जाती है या सुबह सुबह पर्टिकुलरली हाथों में जकड़न होने लग जाती है, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रमुख लक्षण रहता है। हार्ट के इतने छोटे से भाग में कई सारे जोड़ हैं, है ना। हार्ट से अपन सबसे फाइन मूवमेंट्स करते हैं इसलिए वहां पे सबसे ज्यादा जोड़ हाथ में है। तो अपन देखेंगे कि अब इसमें आगे और अपन क्या समझे। तो जोड़ों के अंदर क्या होता है, जैसे एक हड्डी है और ये दूसरी हड्डी है। तो अब एक हड्डी दूसरी हड्डी पे रगड़े नहीं और उनके बीच में कट 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 या घर्षण ना हो, इसके लिए वहां पे बीच में थोड़ी चिकनाई होती है। इस चिकनाई को अंग्रेजी भाषा में साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। साधारण भाषा में लोग इसे जोड़ का ग्रीस कहते हैं, जैसे मशीनों में ग्रीस होता है। और ये जो झिल्ली के अंदर एक ये पैक रहती है इसको साइनोवियल मेम्ब्रेन या जोड़ की झिल्ली कहते हैं। अब क्या होता है कि जब गठिया बाय या कोई ऐसा रोग होने लगता है जो कि स्वतः होता है, तो ये जो कभी कभी क्या होता है कि इसमें झिल्लियों में सूजन आ जाती है, जोड़ की झिल्ली, और जोड़ ऐसे फूल के बड़ा हो जाता है। जैसे उंगली का एक छोटा जोड़ है वो फूल के बड़ा हो जाएगा, यहाँ के जोड़ फूल के बड़े हो जाएंगे या घुटने में सूजन आ जाएगी। तो जब सूजन आ जाती है तो जोड़ के बीच का जो ये द्रव्य है जिसे ग्रीस कहते हैं अपन, वो बढ़ने लग जाता है। साथ में क्या होता है कि जैसे मान लो कि आयु हो गई, जैसे एज बढ़ती जा रही है, बढ़ती हुई एज के साथ में जोड़ का ग्रीस जो है कम हो जाता है। और ये ग्रीस के साथ ही यहाँ पे बीच में कार्टिलेज होती है जिसको उपास्थि कहते हैं। मतलब हड्डी से हड्डी ना टकराए इसके लिए कई सारी संरचनाएं भगवान जी बना के भेजते हैं। तो एक संरचना तो अपन ने समझा कि जोड़ में ग्रीस है, पर केवल ग्रीस नहीं, ग्रीस के अलावा कार्टिलेज है, मेनिस्कस है, कई सारी ऐसे छोटे छोटे तंतु होते हैं जो हड्डी नहीं है ना, लेकिन वहाँ है, ताकि हड्डी एक दूसरे पर ना टकराए। और ये हड्डी घर्षण रोकने की संरचनाएं जो है ये यहाँ पर होती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है ये जोड़ घिस जाता है। तो जोड़ के घिसने से क्या तात्पर्य है, जोड़ से घिसने से तात्पर्य है कि बीच के अंदर जो भी कार्टिलेज है वो घिस गई है, जोड़ का ग्रीस कम हो गया है। तो ये जोड़ के अंदर की संरचनाओं में अलग अलग प्रकार की एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं और इनके कारण अलग अलग प्रकार के गठिया रोग हो सकते हैं। मतलब कि किसी को अगर रोमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसकी ये जोड़ की झिल्ली में सूजन आती है, जबकि किसी को ऑस्टियो आर्थराइटिस है तो ये ग्रीस कम हो जाता है या कार्टिलेज घिस जाती है। तो दोनों क्योंकि होते अलग अलग रोग हैं, अलग अलग कारणों से होते हैं, अलग अलग आयु में होते हैं, इसीलिए दोनों की चिकित्सा भी अलग अलग होती है ना। और ये जो झिल्ली है इसको बोलते हैं साइनोवियम या जोड़ की झिल्ली, जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। और ये एक दूसरे पे घिसाव को रोकते हैं।
तो जैसे उंगली का भी अगर अपन जोड़ देखें, जो कि चाहे इतना सा जोड़ है, इसके अंदर भी जोड़ में झिल्ली है, जोड़ के अंदर द्रव्य है, तभी अपन ये मूवमेंट कर सकते हैं। नहीं तो ये मूवमेंट ही अपन कर नहीं सकते। तो जिन लोगों के यहाँ पे घिसाव हो जाता है उनसे उंगली मोड़ते नहीं बनता। जिन लोगों के झिल्ली में सूजन आ जाती है उनसे भी उंगली मोड़ते नहीं बनता। और वो मोड़ते हैं तो उन्हें दर्द होता है और सुबह सुबह जकड़न होने लग जाती है। तो ये आर्थराइटिस के प्रमुख लक्षण हो जाते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हिंदी में कहते हैं गठिया बाय, ये एक बहुत ही लंबी चलने वाली बीमारी है। सबसे पहली बात है कि एक क्रॉनिक रोग है। जैसे कि बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, लीवर, किडनी, सभी का इलाज लंबा चलता है। वैसे ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज लंबा चलता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी करके अपन रूमेटॉइड आर्थराइटिस के इलाज को छोटे से 5 दिन के अंदर ठीक करके भगा दें। तो जैसे शुगर का मरीज अगर शुगर की दवाई छोड़ दे तो शुगर बढ़ जाती है, बीपी का मरीज बीपी की दवाई छोड़ दे तो बीपी बढ़ जाता है, थायराइड का मरीज थायराइड की दवाई छोड़ दे तो थायराइड भी बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल की दवाई अगर छोड़ दो तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। वैसे ही क्या होता है कि अगर गठिया का मरीज गठिया की दवाई छोड़ दे तो गठिया बढ़ जाता है, क्योंकि ये लंबा चलने वाला रोग। प्रोग्रेसिव रोग होना मतलब कि शुरू शुरू में कभी कभी ऐसा होता है कि एक दो जोड़ में ही सूजन है। शुरू शुरू में कुछ लोगों को केवल जकड़न ही लगती है। शुरू शुरू में रह रह के जोड़ों में सूजन आती है कि आज इस जोड़ में है, अगले हफ्ते दूसरे जोड़ में है, तीसरे हफ्ते किसी जोड़ में है, या एक साल बाद 4 जोड़ों में एक साथ आ गई। तो वो बढ़ता जाता है। अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो ये पक्का बढ़ेगा। और ये ऑटो इम्यून है, अर्थात कि अपना शरीर अपना शत्रु स्वयं बन गया है और वो अपना शत्रु बनकर अपने को ही नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऐसे रोगों को ऑटो इम्यून रोग कहते हैं। ये एक सिस्टमिक रोग है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो अपने को समझनी चाहिए कि रुमेटॉइड आर्थराइटिस, हालांकि नाम में आर्थराइटिस है जो कि इसका प्रमुख लक्षण भी है, लेकिन ये जोड़ों तक सीमित नहीं है। ये आंतरिक अंगों जैसे लिवर, किडनी, लंग्स, आईज, ओरल कैविटी सबको प्रभावित कर सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण ही मुंह सूख सकता है, आंखें सूख सकती है, फेफड़ों में सिकुड़न हो सकती है, त्वचा फोटो सेंसिटिव हो सकती है, त्वचा पे नोड्यूल्स बन सकते हैं, छाले बन सकते हैं। तो ये एक सिस्टमिक बीमारी है, ऐसा नहीं है कि बीमारी जोड़ों तक सीमित है। इसीलिए आवश्यक है कि इसकी चिकित्सा आप एक क्वालिफाइड रूमेटोलॉजिस्ट से कराएं। इसके ट्रीटमेंट के लिए बैकग्राउंड में जनरल मेडिसिन की नॉलेज नितांत आवश्यक है, जिसको बाईपास नहीं कर सकते। इसीलिए ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स, जो हड्डी वाले डॉक्टर्स होते हैं, जो आंतरिक अंगों के परीक्षण करने में उतने ट्रेंड नहीं होते हैं, उनके पास जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस का अगर ट्रीटमेंट करवाते हैं तो क्या होता है, आंतरिक अंगों के मैनिफेस्टेशंस मिस हो जाते हैं। मरीज को पता ही नहीं होता है कि उसके फेफड़ों में कब सिकुड़न आ गई, हालांकि वो एक नियमित अंतराल पर ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा रहा है। तो अगर आपको चोट लगी है, आपको टूट फूट हुई है, अगर आपको जोड़ बदलवाना है तो आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक रूमेटॉइड या कोई अन्य ऑटोइम्यून रोग है जो जोड़ों के अतिरिक्त आंतरिक अंगों को प्रभावित कर सकता है, तो ये नितांत आवश्यक है कि हम उसकी चिकित्सा एक प्रशिक्षित रूमेटोलॉजिस्ट के द्वारा करवाएं। ये जोड़ों के, ऐसा नहीं है कि हाथ में है तो हाथ में ही होगा, यहाँ है तो बीमारी यहाँ है, यहाँ है, ये पूरे शरीर में किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए। तो ये जोड़ों की जो जकड़न है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कैसे पता चलती है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जकड़न का सबसे प्रमुख लक्षण है अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, अर्थात कि सुबह उठते ही रहने वाली जोड़ों की सूजन, दर्द और जकड़न। और ये थोड़ी थोड़ी देर बाद में इंप्रूव करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, शुरुआती अवस्था में केवल सुबह सुबह जकड़न है और बाद में क्या होने लग जाता है, वो जकड़न पूरे दिन बनी रहती है। वो जकड़न सूजन में बदल जाती है और सूजन विकृतियों में बदल जाती है। अगर आप सूजन का सही इलाज नहीं करेंगे तो हाथ ऐसे टेढ़े होने लग जाएंगे, तो विकृतियों में बदल जाएगी। तो ये रोग की एक अवस्था है ना। रूमेटॉइड आर्थराइटिस हर 100 में से एक व्यक्ति को है। तो अगर किसी क्लास में 100 लोग बैठे हैं, उनकी मिडिल एज लोग हैं, तो उनमें से पक्का एक को रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्रकार का रोग होगा। और ये महिलाओं में प्रमुखतया कॉमन पाया जाता है, 2 से 3 गुना बाहुल्यता से महिलाओं में पाया जाता है। ये एक लंबा चलने वाला ऑटो इम्यून रोग है जो जोड़ों को प्रभावित करता है, महिलाओं में 2 से 3 गुना ज्यादा कॉमन है। ये एक हेट्रोजेनस रोग है। हेट्रोजेनस का मतलब है कि अगर आपको रूमेटॉइड है और आपकी मासी को रूमेटॉइड है, तो दोनों के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, दोनों के जॉइंट इन्वॉल्वमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, दोनों का ट्रीटमेंट भी पूरी तरह अलग हो सकता है। हो सकता है कि आपकी मासी को केवल मेथोट्रेक्सेट पे पूरा कंट्रोल आ जाए और आपको बायोलॉजिकल मेडिसिन की जरूरत पड़े। तो कोई भी दो रोग गठिया रोगियों में समानताएं केवल नाम मात्र की हो सकती है, लेकिन वास्तविकता में गठिया रोगी बहुत अलग अलग होते हैं, है ना।
फिर इसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर है रुमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, इस चीज को अपन समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर रहता है कि जेनेटिक्स। अगर आपके परिवार में किसी को पहले कोई ऑटो इम्यून रोग है, जैसे रुमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस, शॉगरन्स, स्क्लीरोडर्मा या वेस्कुलाइटिस, ऐसे कुछ भी ऑटो इम्यून रोग अगर परिवार में है, तो रुमेटॉइड आर्थराइटिस होने की संभावनाएं थोड़ी अधिक होती है। फिर उसके ऊपर से अगर मान लो कि जैसे आपके माता जी पिताजी में से किसी को रुमेटॉइड आर्थराइटिस रहा, और आपने फिर स्मोकिंग शुरू कर दी या अल्कोहल लेना शुरू कर दिया बहुत ज्यादा, स्मोकिंग के अलावा जैसे तंबाकू लेना शुरू कर दिया, तो आपको रुमेटॉइड आर्थराइटिस होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती है। दूसरा इसके अंदर रहता है रोल डेंटल हाइजीन का। देखो, दांतों के किनारों पे एक इन्फेक्शन होता है जिसको पोरफायरोमोनास जिंजिवालिस कहते हैं। ये पेरियोडोंटाइटिस नाम का एक इन्फेक्शन करता है। और ये दांतों के किनारों होने वाला इन्फेक्शन, पायरिया या पोरफायरोमोनास जिंजिवालिस, ये रुमेटॉइड आर्थराइटिस की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। कभी कभी बाहर से आने वाले पोल्यूशन या सिलिका, इनसे भी रुमेटॉइड आर्थराइटिस बढ़ सकता है। कुछ इन्फेक्शंस जैसे कि एप्स्टीन बार वायरस, हेपेटाइटिस सी या पार्वो वायरस इन्फेक्शन, या कोविड या फ्लू होने के बाद या चिकनगुनिया होने के बाद में रुमेटॉइड आर्थराइटिस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लाइफस्टाइल डिजीज मतलब कि जीवन शैली को प्रभावित करने वाले कुछ रोगों के कारण कुछ कुछ ऐसी जीवन शैलियां रहती हैं, जैसे कि मान लो फिजिकल इनएक्टिविटी है। फिजिकल इनएक्टिविटी मतलब कि अपन उसके अंदर क्या, अपन अपने शरीर को पूरी तरह चलायमान नहीं रख पा रहे हैं, अपन अपने शरीर को पूरी गतिविधि को नहीं चला पा रहे हैं, या हाइट के अनुसार अपना वजन अधिक है, तो इसके कारण भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने की संभावनाएं जो है वो बढ़ सकती हैं। और दूसरा अपन देख रहे हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो कभी कभी मतलब बहुत ही पुअर डाइट, हाइट के अनुसार वजन अधिक होना, इसके कारण भी हो सकता है। कुछ ऐसे कारण हैं जैसे कि दूसरी बीमारियों को होना, जैसे अपन ने समझा कि जेनेटिक्स, एलर्जी, इनके कारण भी रुमेटॉइड होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। रुमेटॉइड आर्थराइटिस के अर्ली साइंस क्या क्या रहते हैं? सुबह सुबह रहने वाला जोड़ों में सूजन, दर्द और जकड़न, चलने में स्थिरता नहीं रहना और वेट लॉस होना, हल्का बुखार बने रहना, थकान रहना, जोड़ों में विकृतियां उत्पन्न हो जाना, खून की कमी हो जाना। तो कई सारे कारणों से रुमेटॉइड हो सकता है। पर्टिकुलरली अगर सुबह की जोड़ों की जकड़न आधे एक घंटे से अधिक रह रही है, तो रुमेटॉइड होने की संभावनाएं अधिक है। रुमेटॉइड प्रकार का आर्थराइटिस हाथ के छोटे जोड़ों को ज्यादा प्रभावित करता है तुलना में बाहर के बड़े जोड़ों के। विकृतियां भी हाथ के छोटे जोड़ों में अधिक आती है, तो इसकी वजह से उंगलियां तिरछी हो जाती हैं, कोहनी पूरी नहीं खुलती है, घुटनों में विकृति आ जाती है। और एक बार जब विकृति बन गई तो अपन चाहकर भी उसे पहले जैसा नॉर्मल नहीं कर सकते। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अगर सिम्टम्स हैं, जैसे कि सुबह सुबह रहने वाला जोड़ों में जकड़न, नींद जो आपकी सही नहीं रहती है, आंखों में सूखापन, मुंह में सूखापन, जोड़ों की जकड़न अगर कुछ रह रही है, तो अपने को इसमें ध्यान रखना चाहिए कि अपने को रूमेटॉइड आर्थराइटिस की टेस्ट करवाकर रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, या रूमेटोलॉजिस्ट से हमेशा परामर्श में आगे की चिकित्साएं लेनी चाहिए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्यों हो जाता है? देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने का कारण है कि अपना शरीर अपना शत्रु बना। कभी कभी जैसे कि एक चोट लगी, चोट लगने के कारण जॉइंट के अंदर के वो भाग जो अपनी इम्यूनिटी को कभी पता नहीं चलने चाहिए थे, छुपे हुए इम्यून प्रिविलेज साइट जिन्हें कहते हैं, वहां से कुछ एंटीजन एक्सपोज हो जाते हैं, और वो यहाँ जोड़ की झिल्ली में सूजन करने लगते हैं, और उसके कारण जोड़ की झिल्ली में सूजन आके उनके किनारे कटने लग जाते हैं, और ये किनारे कटने से फिर वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जिससे विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं और विकृतियां स्थायी रूप से रहती हैं। तो ये जॉइंट डिस्ट्रक्शन जो है, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की एक बहुत बड़ा हॉलमार्क है कि अगर जोड़ विकृत होने लगे हैं, पर्टिकुलरली कोहनी के जोड़, हाथ के जोड़, तो मोस्टली वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया बाय के कारण ही होते हैं। इसके जैसे जोड़ों में सूजन, दर्द, जकड़न की समस्याएं तो अपन ने समझी, है ना? इसी के कारण तिरछापन आ जाता है, जैसे हाथ तिरछे होना, कोहनी टेढ़ी हो जाना, या फिर अपनी मूवमेंट्स उसमें और कम हो जाना। सिस्टमिक फीचर्स मतलब कि जोड़ों के अतिरिक्त अन्य भागों पर उसका क्या प्रभाव रहता है, जैसे थकान रहना। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में कार्डियोवास्कुलर रिस्क हाई होती है, मतलब कि उनको हार्ट अटैक आने की संभावनाएं आम जनता की तुलना में अधिक रहती है। कैंसर होने के चांसेस भी आम जनता की तुलना में अधिक होते हैं। खून की कमी और
डिक्रीज बोन डेंसिटी मतलब कि ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की भंगुरता, कि एकदम से चोट लग जाने से हड्डियां जो हैं वो टूट सकती हैं। तो ये कारण रहते हैं। तो रुमेटोइड आर्थराइटिस के जो सिम्टम्स हैं जैसे कि फीवर, फटीग, थकान, जोड़ों में दर्द, और ये कई कारणों से ट्रिगर हो जाते हैं, जैसे कि बादल हुए, ट्रिगर हो गया, ठंडी हुई, ट्रिगर हो गया, फिजिकल स्ट्रेस हुआ मतलब कि आपने ओवर वर्क कर लिया घर में काम में, ट्रिगर हो गया, मेंटल स्ट्रेस हुआ, हस्बैंड ने, पत्नी ने, किसी ने कुछ बोल दिया, ट्रिगर हो गया, वायरल इन्फेक्शन हुआ, ट्रिगर हो गया, बहुत ज्यादा हैवी वर्क कर लिया, ट्रिगर हो गया। तो ये ट्रिगर्स अपने को आइडेंटिफाई करने होते हैं। हर पेशेंट के ट्रिगर अलग अलग हो सकते हैं। ट्रिगर कैन बी मेंटल, ट्रिगर कैन बी फिजिकल। तो वो जो भी ट्रिगर है उनको आइडेंटिफाई करके उनको अवॉइडेंस पे कार्य करना चाहिए, ताकि अपन उस पे काम कर सकें। जैसे अगर ठंडी से अगर जोड़ों में जकड़न बढ़ती है तो हाथ पैरों को गर्म रखना चाहिए। अपने जो भी तनाव के कारण है उनसे नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए। देखिए मोस्टली आज के समय में हर व्यक्ति तनाव में, हर व्यक्ति, पर तनाव को छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि क्या तनाव अपने लेने से बदलेगा और क्या तनाव अपने लेने से नहीं बदलेगा। तो मोस्टली हम जिन विषयों में चिंता करते रहते हैं वो हमारे नियंत्रण से परे होती है। तो अगर आस्था रखते हो तो उनको प्रभु पे छोड़ सकते हो, आस्था नहीं रखते हो तो उन तनाव को समय पे छोड़ सकते हो। और अगर फिर भी कुछ नहीं होता है तो तनाव के स्पेशलिस्ट से सलाह ले सकते हो कि उस तनाव से कैसे बाहर आया जाए। अनियंत्रित तनाव ऑटो इम्यून रोग करवाता है, इंक्लूडिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस, है ना। और डॉक्टर से हमेशा चर्चा करनी चाहिए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के डायग्नोसिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है रूमेटोलॉजिस्ट से क्लिनिकल परामर्श। सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस बिना फिजिकल एग्जामिनेशन, बिना रूमेटोलॉजिस्ट के डायग्नोसिस बनाना शायद उतना अच्छा ना रहे। कुछ दूसरी बीमारी भी रूमेटॉइड के लेवल से डायग्नोस हो सकती है। एक पूरी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, जैसे हमारी क्लिनिक पे भी आप देखेंगे कि पहले डॉक्टर साहब पूरी डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं, जूनियर डॉक्टर्स भी पहले हिस्ट्री लेते हैं, नर्सिंग असेसमेंट होता है, फिर आपका पूरा जो रिकॉर्ड्स है हम समझते हैं, फिर रिक्वायर्ड टेस्ट जैसे रूमेटॉइड फैक्टर, एंटी-सीसीपी, ये ब्लड टेस्टिंग अपन करवाते हैं। और अगर वो बढ़े रहते हैं तो फिर अपन अगर ये टेस्ट बढ़े रहते हैं तो इसके ये अगर ये बढ़े रहते हैं तो फिर अपन डायग्नोसिस में कंफर्मेशन की तरफ जाते हैं। इनमें से भी रूमेटॉइड फैक्टर एक नॉन स्पेसिफिक जांच है, ये आम जनता में भी पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन एंटी सीसीपी, एसीपीए या एंटी सीसीपी ये एक स्पेसिफिक जांच है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ही पॉजिटिव होती है। तो अगर कोई एसीपीए या एंटी सीसीपी पॉजिटिव मरीज है तो मोस्ट लाइकली उसको रूमेटॉइड ही है, और उसका डायग्नोसिस नियरली 90% तक क्लियर है। ईएसआर और सीआरपी बढ़ जाना ये बताते हैं कि गठिया है और गठिया एक्टिव है। पर ईएसआर और सीआरपी का बढ़ना स्वयं में कोई रोग नहीं है, वो केवल सूचक है इस विषय के कि कोई इन्फ्लामेशन है जो शरीर में चल रहा है। वो इन्फ्लामेशन क्या कारण से है, वो इन्फेक्शन है, रुमेटॉइड है या कुछ और है, वो चिकित्सक को पता लगाना पड़ता है बाकी अन्य जांचों के द्वारा। इसमें अनीमिया रह सकता है, मतलब खून की कमी रह सकती है, और हार्ट में और लंग्स में भी असर रह सकता है। तो थकान 93% रुमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज अनुभव करते हैं, और 72% लोगों की आंखें या मुंह में सूखापन रहता है। थोड़ी इरिटेबिलिटी या चिड़चिड़ापन या हेडेक भी काफी लोगों में बना रहता है। तो 88% लोग जो रुमेटॉइड आर्थराइटिस वाले हैं उनको ये लगता है कि वो डेली डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पाते, और इसकी वजह से उनके जीवन पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और इनसे उनकी, कुछ लोगों की एजुकेशन छूट जाती है और सेक्सुअल लाइफ भी उनकी प्रभावित होती है। तो क्या क्या अपन कर सकते हैं कि जिससे रुमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ में एक अच्छा जीवन, सकारात्मक जीवन और एक मीनिंगफुल जिंदगी हम जी सकें? तो सबसे पहली बात है कि इस चीज को समझें कि ये कोई असाध्य रोग नहीं है, ये कंट्रोल किया जा सकता है। आपको आवश्यक है कि आप एक रुमेटोलॉजिस्ट के नियमित मार्गदर्शन में रहें। पहली बात है सटीक डायग्नोसिस, मतलब डायग्नोसिस एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि रुमेटॉइड ही है। उसके अलावा कोई अन्य, न कोई अन्य ऑटो इम्यून रोग है, न रिसाव वाला गठिया है, जो है वो रुमेटॉइड है। और ये कंफर्मेशन आपको रुमेटोलॉजिस्ट बताएंगे। फिर उसके बाद में सेकंड इसमें मैसेज आता है कि अपन को इस चीज को समझना है कि रुमेटॉइड कोई असाध्य रोग नहीं है। जैसे शुरू में मोस्टली रुमेटोलॉजिस्ट आपको 1 मंथ में बुलाते हैं, फिर उसके बाद में 3-3 महीने में एक बार बुलाते हैं, ताकि आपका जो ट्रीटमेंट है वो पूरा रिवाइज हो सके। हर बार चेक करते हैं कि आपको कोई दवाइयों से साइड इफेक्ट तो नहीं है, आपको आराम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको आराम नहीं आ रहा होता है तो दवाई बदल देते हैं, आपको साइड इफेक्ट आ रहा है तो दवाई बदल देते हैं। तो ये सब तब कर पाते हैं जब आप 3-3 महीनों में मिलते हैं। तो मेन टारगेट जो रहता है वो है जोड़ों की सूजन, दर्द और जकड़न कम हो जाए, मरीज के लक्षण कम हो,
लंबे समय में जोड़ों में विकृतियां उत्पन्न ना हो, आंतरिक अंगों पर प्रभाव ना पड़े, और मरीज डिजीज फ्री रेमिशन में रहे। तो शुरू शुरू में जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो हम थोड़ा पेन रिलीफ की मेडिसिन या स्टेरॉइड देते हैं। पर ये दोनों दवाइयां केवल थोड़े समय के लिए ही रहती हैं। इनको बाद में अपन जैसे ही बाकी दवाइयों का असर आना लगता है, हम स्टेरॉइड और पेन रिलीफ मेडिसिन हटा देते हैं 2-3 महीने में ही। तो जैसे मिथोट्रिक्सेट, अडालिमुमाब, इटानरसेप्ट, टोफासिटनिब, उपादासिटनिब, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, लेफ्लुनामाइड, ये सब दवाइयां अपन इसमें यूज करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे अब मरीज एक बार दिखा के गया, उसको हमने टैबलेट लिखी स्टेरॉइड की, वो 2 साल तक वो खाता रहता है। या गांव में भी ऐसा होता है कि कभी कभी केवल स्टेरॉइड पे ही रुमेटॉइड आर्थराइटिस को ठीक कर रहे होते हैं। तो उनसे स्टेरॉइड या पेन किलर्स के साइड इफेक्ट आ जाते हैं, किडनी फेल हो जाती है, शुगर बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है। तो रुमेटॉइड आर्थराइटिस के मैनेजमेंट को आप पुस्तकीय ज्ञान के द्वारा या जो स्पेशलिस्ट नहीं है उनसे अगर करवाते हो तो उनसे नुकसान आने लगते हैं। तो ये नितांत आवश्यक है कि अपन एक रुमेटोलॉजिस्ट के नियमित मार्गदर्शन या फॉलो अप में रहे, इस चीज को मिस ना करें, है ना। फिर अपन देखते हैं कि डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स किसको कहते हैं अपन। तो अपन ने देखा कि कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनको अपन कन्वेंशनल डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स कहते हैं, जैसे मिथोट्रिक्सेट, लेफ्लुनामाइड, सल्फासेलेजिन। कुछ ऐसे हैं जिनको बायोलॉजिकल दवाइयां बोलते हैं। बायोलॉजिकल दवाइयां उन लोगों में यूज होती है जिनमें ये जो कन्वेंशनल दवाइयां हैं उतना रिलीफ नहीं दे पाते। आप ऐसा समझिए कि जो कन्वेंशनल दवाइयां हैं वो 50% लोगों में अच्छा आराम देती, लेकिन बचे हुए 50% लोगों में अच्छे आराम को लेने के लिए कुछ और दवाइयां भी लगती हैं। तो ये हो सकता है कि कुछ ऐसी दवाइयां हो जो इंजेक्शेबल फॉर्म में आती हैं, इनको कुछ इंश्योरेंस कंपनीज कवर करती हैं। तो अगर किसी को मेडिक्लेम या इंश्योरेंस रहता है तो उनको ये दवाइयां लेने से लाभ रहता है। और कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो ओरल टैबलेट्स के फॉर्म में आजकल उपलब्ध हैं, जैसे टोफासिटनिब, उपादासिटनिब और आने वाले समय में बेरिसिटनिब। तो जिन लोगों को केवल मिथोट्रिक्सेट पे फायदा नहीं होता या फिर बाकी दवाइयों में से फेल हो जाती है, तो हम इनमें से कुछ दवाइयों पे पेशेंट को स्विच करते हैं। जब अपन कन्वेंशनल डीमार्ट स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले कुछ इन्फेक्शंस की स्क्रीनिंग कराते हैं, HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इन चीजों की स्क्रीनिंग होती है। पर जब बायोलॉजिकल डीमार्ट शुरू करते हैं या फिर टोफासिटनिब या उपादासिटनिब शुरू करते हैं तो उसके पहले शरीर में छुपे हुए ट्यूबरक्लोसिस की स्क्रीनिंग करवाते हैं। वो इसलिए आवश्यक है कि अगर कोई हिडन ट्यूबरक्लोसिस हो तो पहले उसे ठीक किया जाता है, फिर उसके बाद में ये दवाइयां देते हैं, अन्यथा ये दवाइयां नुकसान कर सकती है। तो हर दवाई के कोई ना कोई नुकसान अवश्य होते हैं। ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो आपकी दवाई है उसके नुकसान आपके ट्रीटिंग रोमेटोलॉजिस्ट को पता होता है, क्योंकि हम कई वर्षों से इन्हें यूज कर रहे हैं और इसी के विषय में हमारा अध्ययन है। तो वो नुकसान आप में ना आए ये जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप समय समय से आकर दिखाते रहें, जो डॉक्टर बता रहे हैं उस बात को समझें। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो पुनः पूछें और एक सटीक डायग्नोसिस तक पहुंचे, और ग्रेडेड वे में, मतलब अगर पहली सेट ऑफ मेडिसिन नहीं काम कर रही है तो दूसरी सेट ऑफ मेडिसिन के विषय में समझे। ऐसा अगर होता है कि एक ही दवाई सबको लग जाती तो शायद मेडिकल स्टोर वाले ही सब ठीक कर देते हैं। पर ऐसा होता है कि एक ही दवाई सबको लग जाती है तो विज्ञान इतने सारे प्रकार की दवाइयां रुमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए विकसित ही नहीं करता। तो क्योंकि 50% लोगों को ही कन्वेंशनल सिंथेटिक डिमार्ट काम करते हैं, इसलिए यह आवश्यक रहता है कि हम ग्रेडेड वे में इन चीजों को आगे लें और आगे इनको समझें। फिर डीमार्ट जो रहते हैं उनका क्या उद्देश्य रहता है। वो एक तो बीमारी को कंट्रोल करते हैं जिससे सूजन कम हो जाती है, उससे जोड़ों में विकृतियां और डैमेज नहीं बनते। वो आपके लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में हेल्प करती हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ मरीज ये दवाई लिखवा के ले जाते हैं, फिर वापस आके बोलते हैं अरे डॉक्टर साहब ये मिथोट्रिक्सेट तो कैंसर की दवाई है। तो देखो हर दवाई जो है अलग अलग डोज में अलग अलग रोगों में यूज होती है। जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मलेरिया में भी यूज होती है, सल्फासेलेजिन एक एंटीबायोटिक भी है, मिथोट्रिक्सेट कैंसर में भी यूज होती है, पर डोजिंग अलग अलग है, फॉर्मुलेशन अलग अलग है और अप्रूवल अलग अलग। तो किसी भी दवाई को लेकर अगर आपको कोई संशय होता है तो आप अपने ट्रीटिंग रोमेटोलॉजिस्ट से जाकर कभी भी पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, है ना। और डीमार्ट से क्या होता है कि अपने को सिम्टम कंट्रोल में लाभ होता है, अपने जोड़ों की डैमेज कम होता है, विकृतियां कम होती हैं, और आने आंतरिक अंगों पर इसके पड़ने वाले प्रभाव भी कम हो जाते हैं। तो रुमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ में कैसे जी सकते हैं अपन। तो पहली बात है कि अपने को सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दवाई खाने के साथ में अपने को एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है। कोई बहुत हाई फंडा डाइट या कोई फैंसी डाइट, एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट या इन्फ्लुएंसर्स के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। स्टैंडर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट को सीख करना। तो मोस्ट ऑफ द डे पे साधारण मूवमेंट जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग, एक्सरसाइजेज, योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान,
ये सारी चीजें जो है ये आपको मूवमेंट रखना है, मतलब अपने जोड़ों को चलायमान रखना है। टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, क्योंकि स्लीप इज ए बिग मेडिसिन, है ना। तो टाइम से सोना, टाइम से उठने से ही बॉडी काफी हार्मनी में आ जाती है और इन्फ्लामेशन कम होने लगता है। किसी भी प्रकार से तंबाकू का उपयोग, चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा या काला दंत मंजन हो, कहीं से भी अगर तंबाकू का प्रयोग होता है तो वो तंबाकू जो है आपके शरीर को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकता है ना। और फिजिकल मेडिसिन या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इनकी आवश्यकता या हेल्प आप ले सकते हैं अगर आवश्यक है और आपकी मूवमेंट्स लिमिटेड हो रखी हैं तो। इसके विषय में आप अपने ट्रीटिंग रूमेटोलॉजिस्ट से चर्चा कीजिए, आपको वास्तव में इनकी आवश्यकता है तो वो आपको रेफर कर देंगे। फिर पूछते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, है ना। देखो, बहुत अधिक ये जो रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर भी डिस्प्ले हो रहे हैं, मैं इनके लिए भी ये कहूंगा कि बहुत कुछ मैटर नहीं करता है इनके अंदर से भी। आपको अपने शरीर को क्या, आपके शरीर को क्या सूट नहीं करता है, आपको उस चीज पे फोकस करना है ना। तो इनके अंदर से भी जो आप अगर डिस्प्ले पे भी देख रहे हैं कि भी फूड्स टू अवॉइड इन रोमेटॉइड, भी मैं तो कहूंगा कि ये भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन आप पहले खाकर देखो कि आपके शरीर को क्या सूट करता है। कुछ लोगों को अगर मान लो ग्लूटेन सूट नहीं करता है, तो जरूरी नहीं है कि सबको ग्लूटेन सूट नहीं कर सकता है, तो आप ले सकते हो ग्लूटेन। अल्कोहल को लिमिटेड क्वांटिटी में ले सकते हैं, अलाउ करते हैं, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में, और अवॉइड करोगे तो बहुत ही अच्छा है। एवरी ड्रॉप ऑफ अल्कोहल इज ए टॉक्सिन, एवरी ड्रॉप ऑफ अल्कोहल इज ए टॉक्सिन, नॉट फॉर रूमेटॉइड बट अदरवाइज। प्रोसेस्ड फूड की जगह हेल्दी फ्रूट या फ्रेश फ्रूट लोगे तो हमेशा अच्छा रहेगा। फिर जो आर्य के लिए बेस्ट डाइट है उसमें क्या चीज आप देख रहे हो, एक चीज इन सब डाइट के अंदर आप कॉमन है कि फ्रेश। तो जितना फ्रेश खाना है, चाहे वो लेग्यूम्स हो, एंटी फ्रूट्स है, फाइबर्स है ना, वेजिटेबल्स हैं, अदरक है और नट्स हैं, तो जितनी चीजें जो फ्रेश हैं, जिनके अंदर प्रोसेसिंग कम है, वो हमेशा एंटी इंफ्लेमेटरी रोल प्ले करते हैं। तो फ्रेश चीजें जैसे कि फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सब्जियां, है ना, और इन सब से आपको बहुत फायदा होगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। स्टिफनेस को कैसे मैनेज करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मूव करना नेचुरली पेन रिलीफ करता है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट जैसे मूव करने लगते हैं उनको पेन रिलीफ आने लगता है। तो थोड़ा थोड़ा सेशन, जैसे रेगुलर सेशन 10-20 मिनट के सेशंस अपन इसमें स्टार्ट कर सकते हैं योग, आसन, प्राणायाम से। हैंड स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज जैसे जेल बॉल एक्सरसाइजेज, दोनों हाथों के बीच में बॉल रख के मूवमेंट, स्लाइड मूवमेंट्स बॉल के साथ में, फिंगर के मूवमेंट्स एक साथ करने के, या फिर दोनों हाथों को उल्टा सीधा खोलना, है ना, एक उंगली को उठाना, दूसरी उठाना, तीसरी उठाना, ऐसे कुछ कुछ मूवमेंट जो है इन और ग्रिप बनाने में हेल्प। तो इनसे धीरे धीरे करके हेल्प होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि योर कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन योर इंटेंसिटी। मतलब कि अगर आप डेली कर रहे हो थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज तो उसका ज्यादा लाभ आपको मिलेगा, बजाय कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो कभी कभी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का अपने को ध्यान रखना है ना। और फिर गर्म या ठंडा करने से क्या लाभ होता है, देखो, अगर जकड़न रहती है तो उसके अंदर आप अगर गर्म शावर ले लेते हो या गर्म पानी में हाथ डुबा लेते हो तो थोड़ा आपको अच्छा लगने लगता है, क्योंकि हीट होने से थोड़ा सा बेटर फील होता है। देखो, हर मरीज का रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। अगर आपको लगता है कि आपको हाथ गर्म करने से आराम लगता है तो आप हाथ गर्म कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं, मेरे को तो आइस पैक लगाने से आराम पड़ता है, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और केवल ठंडा गर्म कर लेने से सब कुछ ठीक नहीं होगा, है ना। और पर उससे आपको एक बार के लिए गर्म पानी में नहा लेने से सुबह सुबह एक बार के लिए रिलीफ जरूर आपको लग सकता है, तो आप गर्म पानी से शावर ले सकते हो। आपके हाथों के अंदर अगर झिंझिनी रह रही है, मतलब कि कलाई में नस दब रही है, कार्पल टनल सिंड्रोम के फीचर्स आ रहे हैं, तो रात को एक रिस्ट बाइंडर लगा के सो सकते हैं। तो इससे झिंझिनी के सिम्टम्स जो होते हैं वो इम्प्रूव कर जाते हैं। और ये रेस्टिंग रिस्ट स्प्लिंट जो है, इससे आर्थराइटिस में बहुत इंप्रूवमेंट होगा मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन पेशेंट्स को झिंझिनी के सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट मिलता है। असिस्टेड डिवाइसेस, मतलब कि जैसे जार को खोलने के लिए, चाबी घुमाने के लिए, लंबे हैंडल वाले स्पॉन्ज, या फिर हल्के बर्तन जैसे भारी तवा अगर उठा रहे हो वो भी एक हाथ से, तो उस हाथ में गठिया की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। या भारी कढ़ाई उठा रहे हो तो उससे एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो किचन के इक्विपमेंट्स में थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो, चम्मच को पकड़ने के लिए एक एक्स्ट्रा हैंडल ले सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे अपन डे टू डे एक्टिविटी को बदल सकते हैं। रीसेट करना, मतलब कि अपने अगले दिन के प्लान को पहले ही नोट डाउन कर लेना, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम है उसको पहले से ले लेना, उस प्रायोरिटी के अनुसार अगले दिन पे काम करना। दूसरी बात है कि पोस्चर पे काम करना, जैसे मैं बैठा हूँ अगर और मैं ऐसे झुक के बैठूंगा तो हो सकता है मेरी गर्दन पे असर आ जाए, अगर मेरे को रूमेटॉइड ना भी हो तो।
तो मेरे को हमेशा सीधा बैठना है, गर्दन को सीधा रखना है, स्टैंड टॉल वॉक टॉल, है ना। सीधे खड़े होना है और यह सीधा चलना है। और जैसे कोई भी एक्टिविटी है जिसमें जोड़ यूज होते हैं, जैसे मान लो कि आप हाथ को अगर हवा में रख के माउस या कर्सर चला रहे हो तो दर्द होगा, तो उसकी जगह पे आप उसको रेस्टिंग पोजीशन पे ले सकते हो। तो पोजीशंस बदलना, या फिर जैसे हाथ का छोटा हैंडबैग है, हैंडबैग को हाथ में पकड़ने की जगह कंधे पे डाल सकते हो, है ना। बर्तन और नल को बंद करनी है तो नल का प्रकार बदल सकते हो, जो घुमाने वाली नल है उसकी जगह लंबे डंडे वाली नल का प्रयोग कर सकते हो। या फिर किचन के अंदर बर्तनों को हल्का कर सकते हो, बर्तनों को दोनों हाथ में पूरी हथेली के सपोर्ट से उठा सकते हो, कोने से उठाने की जगह, क्योंकि जिसमें भी ऐसी टाइट ग्रिप लगेगी उसमें आपके जोड़ घिसेंगे। क्विक स्टार्ट रूटीन मतलब कि सुबह सुबह पहले बेड से निकलते ही अपने आप को एक गर्म पानी से नहाना चाहो तो आप नहा सकते हो, है ना। थोड़ी सी हीट और मूवमेंट अगर सुबह सुबह मिल जाती है तो मरीजों को काफी आराम मिलता है। दूसरा, जॉइंट स्मार्ट हैबिट, जैसे कि न्यूट्रल रिस्ट पे रहना, या थोड़ी देर एक्सरसाइज करी फिर रेस्ट कर लिया, थोड़ी देर एक्सरसाइज करी फिर रेस्ट कर लिया। बाकी थोड़े बहुत चेंजेस, जैसे कुछ लोग अगर टाइपिस्ट है ना, और या टाइपिस्ट है कहीं पर, तो वॉइस टू टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं, है ना, कि अपन वॉइस टू टेक्स्ट में टाइप कर लें उसको। थोड़ी थोड़ी चीजें आप अपने अनुसार जीवन में बदल सकते हो। तो अर्गोनॉमिक कीबोर्ड एंड माउस, अर्गोनॉमिक डिजाइनिंग का मतलब होता है कि आप अपनी हाइट के अनुसार सही टेबल और चेयर पे बैठे हो। अगर मान लो आपको घूमने का काम होता है, जैसे इधर उधर डेस्क बदलनी है, तो आपकी चेयर रिवॉल्विंग है कि नहीं, आपको आर्म पे सपोर्ट है कि नहीं है, आपके आई के लेवल पे आपका डॉक्यूमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये चीजें देखनी है। तो इनसे आपको ओवरऑल स्ट्रेन कम होगा गर्दन पे, हाथ के जोड़ों पे भी। और जब भी फ्लेयर हो जाए तो सबसे पहले पेन रिलीफ की मेडिसिन ले लेनी। लोकल एप्लीकेशन डिक्लोफिनेक की लगा सकते हो, जैसे रेलडॉल जेल, वॉलिनी जेल, कुछ भी आप लगा सकते हो, और उसको ठंडा गर्म जो भी आपको सूट कर सकता है वो ले सकते हो। तो किचन में क्या क्या कर सकते हैं, देखो हैवी बर्तन की जगह पे, अब हैवी बर्तन की जगह पे अपन हल्के बर्तन ले सकते हैं, लेकिन नॉन स्टिक जो है वो ओवरऑल हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं, क्योंकि उसमें प्लास्टिक कोटिंग रहती है। तो इसकी जगह पे, नॉन स्टिक की जगह मैं ये कहूंगा कि आप इस चीज को ऐसे पढ़ो और समझो कि हल्के बर्तन प्रयोग करो, है ना, हल्के बर्तन। जार ओपनिंग के लिए क्या कर सकते हो, दोनों हाथों का प्रयोग कर सकते हो, ऊपर से अकेले एक हाथ से घुमाओगे तो नहीं आएगा, नीचे से दूसरे हाथ को सपोर्ट कर लिया तो आ जाएगा। अगर आप एक गृहिणी है या किचन में काम ज्यादा है तो ऐसे जार ही मत रखो जिनको घुमा के ओपन करना होता हो, सारे जार बदल लो, है ना। ग्रिप्स अगर छूट जाती हैं तो कुछ एक्स्ट्रा ग्रिप्स अपन यूज कर सकते हैं, है ना। और स्लो कुकर, या फिर ऐसे ऑर्गेनाइज करना कि हर चीज अपने एक्सेस के अंदर रहे। अगर अपना हाथ पीठे पीठ तक नहीं पहुंचता है या नीचे नहीं पहुंचता है तो ऐसे लंबे डंडे वाले स्पॉन्ज यूज कर सकते हैं, या हाथ वाले शार यूज कर सकते हैं। वॉशरूम में हमेशा एक नॉन स्किप स्लिप मैट या एंटी स्किड मैट होनी चाहिए, क्योंकि फिसलने की रिस्क ज्यादा होती है। और वॉशरूम गीला नहीं रहना चाहिए, रात को एकदम से वॉशरूम नहीं जाना है। और वॉशरूम जाते हो तो उसको तुरंत वापस ड्राई करवा लेना है या कर लेना है ना। बैठ के शावर लेना चाहो तो शावर चेयर यूज कर सकते हैं। बैठ के ड्रेस करेंगे तो ज्यादा इजीली ड्रेस कर पाते हैं। ऐसे ड्रेसेस हो, जैसे ब्लाउज अगर है तो ब्लाउज के हुक आगे की तरफ हो या शर्ट के बटन आगे की तरफ हो, बैक क्लोजर वाली चीजें कम से कम हो। और पैंट के जो, पैंट अगर यूज कर रहे हैं तो इलास्टिक वेस्ट वेस्ट बैंड या जिपर वाली जो पैंट्स है जिनमें बहुत पुल नहीं करता हो, बटन नहीं लगाना पड़ता हो, तो वो बेटर है। और शूज में अगर बिना लेस वाले शूज रहते हैं तो उसका भी बेनिफिट आपको रहता है ना। तो बिना लेस के शूज रहने से क्या रहता है कि उनको आपको इजी एक्सेस में आ जाता है। तो ये छोटे छोटे बदलाव हैं जो आपके जोड़ों में आपको लाभ दे सकते हैं धीरे धीरे। फिर डे टू डे एक्टिविटी में जैसे नहाने जा रहे हैं तो अपन ने सबसे पहले समझा है कि गर्म पानी से नहाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शावर चेयर यूज कर सकते हैं, अगर खड़े होके बैलेंस बनाने में दिक्कत है बैठ के नहा सकते हैं। और लंबे डंडी वाला हैंड हैंड शावर यूज कर सकते हैं, है ना। और जो भी आप सोप वगैरह यूज कर रहे हैं, ऐसी ना हो कि वो फिसल के नीचे गिरे, तो आप उनकी जगह पे सोप डिस्पेंसर्स यूज कर सकते हैं। बैठ के आराम से ड्रेस करें, है ना। तो उससे क्या रहता है कि आप आराम से इनको, और जहां तक हो सके जो जो भी आप कपड़े यूज कर रहे हैं वो इजी टू वियर हो, तो टेलर मेड ऐसा करवा लें कि उनको पहनने में उतारने में आपको दिक्कतें ज्यादा ना हो। सिंपल मील खाना है, प्री चॉप्ड प्रोसीजर, मतलब कि किचन में खड़े रह के अपने को ज्यादा देर सब्जियां नहीं काटनी है, अगर किसी से सहायता ले सकते हो तो सहायता ले लो। फिर जब अपन कपड़े या लॉन्ड्री कर रहे हैं तो अपने को क्या ध्यान रखना है, तो उसको धीरे धीरे एक एक करके काम में लो। नीचे झुक के पोंछा लगाने से कमर और घुटने का दर्द और कूल्हे का दर्द सब बढ़ेगा, तो ऐसे लंबा डंडी वाला पोंछा काम में ले सकते हैं। जितने भी कपड़े हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके वॉशिंग मशीन अगर पॉसिबल हो तो फुल्ली ऑटोमेटिक ले सकते हैं, जिनसे जिनसे दिक्कत ना हो। जितना अच्छा ड्रायर होगा आपकी एफर्ट उतने ही कम हो जाएंगे।
फिर जब कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑनलाइन कर सकते हो, जैसे मान लो कि ग्रोसरी है, आजकल सब चीजें ऑनलाइन मिल जाती हैं। तो अगर आप बाहर जाके 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो दाल ये सब लेके आ रहे हो, तो ये कहने में ग्रोसरी है, छोटा सा सामान है, पर ये इन सब में वजन बहुत होता है। तो अगर पॉसिबल हो तो शॉप ऑनलाइन, और उसको छोटी छोटी चीजों में तोड़ लो, जैसे कि ऑनलाइन या फिर लेके ही आना है तो आज अपन केवल आटा लेके आएंगे, और आटा भी लाएंगे तो उसको ट्रॉली में डालेंगे, हाथ में नहीं लेके घूमेंगे। जैसे ही पॉसिबल होगा ट्रॉली को सीधा कार में या स्कूटर पे रख लेंगे, और घर पे आते ही किसी की हेल्प ले लेंगे। सपोर्टिव कुशन शूज हमेशा पहनने, फिसलना नहीं है, गिरना नहीं है, क्योंकि गिरोगे नहीं तो टूटोगे नहीं। टाइम से सोना, टाइम से उठना। ट्राई रिलैक्सेशन बिफोर स्लीप, रात को फोन नहीं चलाना चाहिए, रात को टीवी बंद कर देना चाहिए, 1 घंटे पहले लाइट्स रात में बंद कर देनी चाहिए, तो उससे नींद अच्छी रहती है, नींद रिफ्रेशिंग रहती है। इमोशनल, अगर अपने को लगता है कि बीमारी की वजह से या वैसे भी अपन बहुत लेबाइल हो गए हैं, या फिर अपन अपने विचारों से लड़ नहीं पाते हैं, नकारात्मक विचार हावी हो गए हैं, तो योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान इनसे नहीं सुधरता है तो एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या माइंडफुलनेस थेरेपी होती है, जो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट आपको सिखाते हैं। उनसे आपको दर्द और तनाव को कम करने में फायदा होता है। और अगर आपको ये लगता है कि आपकी इमोशनल हेल्थ डाउन है, उसकी वजह से आपका करियर नहीं ग्रो कर रहा है, तो डोंट हेजिटेट टू सीक सपोर्ट। मतलब कि अपने शरीर में अगर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी चल रही है जिसकी वजह से अपन अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चाहे वो इमोशनल लेवल पे ही क्यों ना हो, आपको उसके लिए हेल्प लेनी चाहिए। और तो कौन से साइकेट्रिस्ट से मिल सकते हो या साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हो, आपको आपके रोमेटोलॉजिस्ट गाइड कर देंगे। पर ये आवश्यक है कि अपन किसी से मिले, है ना। तो क्या क्या चेकलिस्ट है? सुबह उठे, गर्म पानी से शावर लिया या गर्म पानी से नहाए। पहले से ही प्लान करके रखिए कि अगले दिन के क्या अपने काम है, ताकि उसमें अपने को स्ट्रेस ना हो, है ना। और मूव इन शॉर्ट बाउट्स, मतलब थोड़ी देर चले, काम किया, फिर उसके बाद में वापस सेटल हुए, फिर आगे गए, है ना। आपको जो पैक अच्छा लगता है, हीट पैक या आइस पैक, वो आप ले सकते हो। अगर मिक्स डाइट है तो फिश ले सकते हो, अगर वेजिटेरियन डाइट है तो आप इसमें अखरोट ऐड कर सकते हो, उनमें ओमेगा 3 रिच होते हैं। ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स के बारे में कई लोग पूछते हैं, तो देखो बहुत ज्यादा हैवी डोज लगती है ओमेगा 3 की एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आने में। तो आप अगर मिक्स डाइट लेते हो तो फिश में ओमेगा 3 आ जाता है, वेजिटेरियन डाइट लेते हो तो अखरोट में ओमेगा 3 है, आप वो ले सकते हो। और अगले दिन क्या करने वाले हो वो आपको पहले से नोट कर लेना है, और सेम टाइम पे सोना है, सेम टाइम पे उठना है, सोने उठने का रूटीन सेट करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर पेशेंट लिसनिंग। मैं देख रहा हूँ कि कई सारी क्वेरीज हैं, तो कोऑर्डिनेटर्स बताइए, क्वेरीज ली जाए। यस सर। तो आप बोलेंगे क्वेश्चन कि मैं पढ़ के आंसर करूं? सर, एज पर योर कन्वीनियंस। ओके, मैं पढ़ता हूँ। देखिए, पहला प्रश्न आ रहा है कि आर्थराइटिस और रुमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या फर्क होता है। देखिए, आर्थराइटिस मतलब कि जोड़ों की सूजन, दर्द और जकड़न, मतलब कि हिंदी में बोले तो गठिया। आर्थराइटिस के 100 से अधिक प्रकार हो सकते हैं, उनमें से एक प्रकार है रुमेटॉइड, जिसको हिंदी भाषा में गठिया बाई कहते हैं। तो पर ये सबसे सामान्य प्रकार है। तो मतलब आर्थराइटिस के अगर 100 मरीज हैं तो उनमें 50-60 लोगों को रुमेटॉइड हो सकता है, अगर वो सूजन वाले हैं तो ये निर्धारित करते हैं आपके ट्रीटिंग रुमेटोलॉजिस्ट। रुमेटॉइड आर्थराइटिस के डायग्नोसिस में क्लिनिकल डायग्नोसिस, लैब टेस्ट में एंटी-सीसीपी आपको हेल्प करते हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है कि क्या रुमेटॉइड आर्थराइटिस पूरी तरह क्योर हो सकता है। देखिए, क्योर वो रोग होते हैं जो शरीर में बाहर से अंदर आते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन, जैसे वायरल इन्फेक्शन, कोविड, चिकनगुनिया, निमोनिया या मलेरिया। जो बाहर से आए हैं, जो अपने शरीर के नहीं है, उनको अपना शरीर लड़के बाहर निकाल देता है। लेकिन जो बीमारियां अपना शरीर स्वयं बनाता है, उनका इलाज लंबा चलता है, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, लीवर, किडनी और गठिया। फिर है, भविष्य में क्या मेरे जॉइंट्स खराब हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भविष्य में क्या मेरे जॉइंट खराब हो सकते हैं यदि आर्य की दवाइयां दवाइयों के आर्य दवाइयों के बाद भी कंट्रोल नहीं हुआ तो। देखिए, ऐसा आज के समय में नहीं होता है कि गठिया की दवाइयां कोई खा रहा है और रुमेटोलॉजिस्ट के फॉलोअप में है और गठिया कंट्रोल ना हो। अगर मान लो कि फर्स्ट लाइन मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हुआ तो हम दवाइयां बदल देते हैं, उन सेकंड लाइन से कंट्रोल नहीं हुआ तो भी बदल देते हैं। कम से कम 30-40 प्रकार की दवाइयां हैं जो गठिया बाय के इलाज के लिए बनी हैं। फिर भी इलाज हमेशा बेसिक से शुरू होता है और वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो पहले बेसिक दवाइयां अपन देते हैं, उनसे असर नहीं आता तो फिर अपन आगे बढ़ाते हैं। फिर इसके बाद में तीसरा प्रश्न आ रहा है, और मतलब अगर इलाज आप सही समय से नहीं ले रहे हो, ये डॉक्टर ने 1 महीने का लिखा है, 3 महीने का ले रहे हो, 2 महीने गायब हो जा रहे हो, 2 साल होम्योपैथ में चले गए, 3 साल आयुर्वेद करा लिया, तब जोड़ विकृत हो जाते हैं। और विकृत जोड़ों को कोई भी चिकित्सा पद्धति पूरी तरह सीधा नहीं कर सकती।
अगर कोई आपको आश्वासन दे रहा है कि मैं आपका गठिया जड़ से ठीक कर दूंगा, ये गठिया बाई ही है, तो मोस्टली आपको मूर्ख बना रहे हैं, है ना। तो ऐसे मूर्खता वाले भ्रामक जंजाल में नहीं फंसना चाहिए, उससे विकलोड़ों में विकृतियां आ जाती हैं, फिर वो चाहकर भी सीधी नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है कि मैं अपनी मेडिसिन कब तक लेता रहूंगा। देखिए, अगर ये प्रश्न मैं डायबिटीज वाले पेशेंट्स को बोलूं कि डायबिटीज की दवाई कब तक लोगे, तो उत्तर बहुत उनको स्पष्ट होता है कि जीवन भर लेनी है। अगर मान लो डायबिटीज वाले मरीज भारत में एक साथ डिसाइड कर लें कि आज से हम डायबिटीज की गोली बंद लेकर देंगे, हम तो डायबिटीज का इलाज तभी सही मानेंगे जब हमको एक गोली मिल जाए और हमारे डायबिटीज को क्योर कर दे। तो क्या होगा, भारत की एक तिहाई जनता हो सकता है खत्म हो जाए। तो इलाज लंबा होना और इलाज ना होना, इन दोनों बातों में अंतर है। जब भी आपको कोई क्रोनिक रोग होता है तो सबसे पहले अपने को रोग को स्वीकार करना होता है। अगर आप क्योर के पीछे भाग रहे हो तो शायद आपने अभी तक रोग को स्वीकार नहीं किया। हो सकता है कि आज के आने वाले 10 साल बाद में इसका क्योर हो, मतलब कि एक गोली खा लेने से गठिया पूरा खत्म हो जाए, लेकिन आज के समय में नहीं है और आपको रोग आज के समय में है। और जो इलाज आप ले रहे हैं वो भी आज के 20 साल पहले नहीं था। तो आप जिस टाइमलाइन में है पृथ्वी पर, उस टाइमलाइन का बेस्ट ट्रीटमेंट आपको लेना है, और उसके साथ अपनी जिंदगी में क्या बेस्ट कर सकते हो इस चीज पे फोकस करना है। अगर आप ये सोचते रहोगे कि क्योर होगा कि नहीं होगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो भी गोली खाओ, बीमारी सेट रहेगी, उसके साथ में आप जो आगे करना चाहो करो, जो बढ़ना चाहते हो बढ़ो। जब तक क्योर का कीड़ा दिमाग में रहेगा तब तक ऑल्टरनेटिव चिकित्सा पद्धति वाले या कोई झाड़ फूंक वाले आपको हमेशा अपने बहलावे फुसलावे में लेके आपके कोई कोई ना कोई प्रकार से रुपए इकट्ठे रहेंगे। फिर अगला प्रश्न है कि पेन और स्टिफनेस में सुबह कैसे कम किया जा सकता है। तो सुबह की पेन स्टिफनेस कम करने का सबसे प्रथम मार्ग तो यही है कि दवाइयों को नियमितता से लेना है। कोई उसमें रोक अपने को कोताही नहीं करनी है, जैसे बताइए वैसे दवाइयां लेनी है, और अगर फिर भी बने हुए हैं तो डॉक्टर को दोबारा आके बताना डॉक्टर साहब नहीं इम्प्रूव किया, तो अपन उसकी दवाई बदल सकते हैं। दूसरा ये है कि सुबह सुबह गर्म शावर ले सकते हो, मतलब गर्म पानी से नहा सकते हो, उससे थोड़ा और रिलीफ आपको मिलेगा। फिर अगला प्रश्न है कि आर्य हेरिडिटरी है क्या, मेरे बच्चों को भी हो सकता है क्या। देखिए, अपन जैसे दिखते हैं कैसे दिखते हैं, जैसे अपने माँ बाप दिखते हैं, है ना। अपन जैसे भी हैं अपने माता पिता की वजह से हैं। आपके बच्चे भी कैसे दिखते हैं, जैसे आप दिखते हो वैसे ही दिखते हैं। अगर आपकी हाइट कम है तो बच्चों की हाइट भी कम है, अगर आप मोटे हो तो बच्चे भी हो सकता है कि मोटे हो। अगर आपको डायबिटीज है तो हो सकता है कि बच्चों को डायबिटीज हो। अगर आपके माताजी पिताजी को बीपी है तो हो सकता है कि बच्चों को बीपी हो। तो जेनेटिक्स का रोल तो रहता है ना, लेकिन हो ही जाएगा ऐसा कोई संभव नहीं है। और नहीं होगा ये भी कोई संभव नहीं है। नहीं कोई जांच करा के आप इसका पता लगा सकते हो, नहीं कोई दवाई देके आप उसको रोक सकते हो। वो तो जो होना होगा वो होगा। और बच्चे तो हर तरीके से माँ बाप के जैसे ही होते हैं, और ये रोग कौन सा आप अपनी तरफ से लेके आए, हो सकता है कि आपके भी माताजी पिताजी की तरफ से हो। तो आपको उस विषय में किसी को दोष देने से कोई लाभ नहीं होगा। आप ये समझो कि इससे ज्यादा इनहेरिटेंस डायबिटीज की है, मतलब कि अगर आपको डायबिटीज है तो बच्चों में डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा, जो गठिया से ज्यादा बुरी बीमारी। क्योंकि गठिया की दवाइयां तो कुछ सालों में कम हो जाती है, डायबिटीज की तो बढ़ती रहती है ना। अगला प्रश्न है कि उम्र बढ़ने के साथ आरए और ज्यादा सीरियस हो जाएगा क्या। अगर आप चिकित्सा नहीं लेंगे तो ये प्रोग्रेसिव रोग है, ये डेफिनेटली बढ़ेगा, है ना। अगर आप ट्रीटमेंट लेते रहेंगे तो ये नहीं बढ़ेगा, हो सकता है कि अच्छे कंट्रोल में आ जाए और आपको आगे के लिए कभी परेशान ना करे। और कोई प्रश्न है तो पूछिए कोऑर्डिनेटर्स। नो सर, इतने ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो फिर हम इस मीटिंग को एक बार के लिए क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए, और इतनी श्रद्धा के साथ सारी बातें सुनने के लिए। नमस्कार। सर जस्ट अ मिनट, आई विल चेक वंस, अगर होंगे अभी नए क्वेश्चंस ऐड हो गए होंगे तो।
Sir, shall I read the new questions? जी जी बोलिए, या मैसेज कर दीजिए आप। Okay. आर्थराइटिस और रिमोटाइड आर्थराइटिस में क्या फर्क होता है? जी ले लिया अपन ने प्रश्न। यंग एज में आरए होना कितना कॉमन है? जी यंग एज में भी रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। पर यंग एज में जो रोमेटॉइड होता है उसके कई कारण होते हैं, बहुत कॉमन तो नहीं है। मोस्ट कॉमन रूमेटॉइड आर्थराइटिस की एज होती है मिडिल एज, मतलब 40 से 50 के आसपास, है ना। लेकिन अगर यंग एज में हो रहा है तो जेनेटिक्स एक लार्जर रोल प्ले करती है, या फिर इन्फेक्शन के बाद ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर हो जाती है। पर अनकॉमन भी नहीं होता है लोगों को, हो तो उसका इलाज करा लेना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी एज में वो शुरू हुआ। या एज यंग एज 2-3 साल के बच्चों में भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे आर्थराइटिस हो सकते हैं, उससे छोटों में भी हो जाते हैं। लेकिन बीमारी है तो डायग्नोसिस है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। अगर डायग्नोसिस है तो इलाज ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, इलाज ले रहे हो तो सही जगह से ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, रेगुलर हो कि नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। ट्रीटमेंट और शुरू करने के बाद इम्प्रूवमेंट कितने टाइम में दिखता है? मोस्टली पेशेंट्स को इम्प्रूवमेंट जो रहता है वो विद इन 2-3 मंथ्स आने लगता है। शुरू शुरू का जो इम्प्रूवमेंट रहता है वो स्टेरॉइड या पेन रिलीफ मेडिसिन के कारण रहता है। धीरे धीरे वो बंद हो जाती हैं, और बाकी जो इम्प्रूवमेंट है वो बाकी अन्य रूमेटोइड आर्थराइटिस की दवाइयाँ जैसे मिथोट्रिक्सेट, लेफ्लुनामाइड, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या टोफासिटनी, उपादासिटनी, वेडालियुमाब, इनके द्वारा रहता है। शुरू शुरू का इम्प्रूवमेंट जो है वो स्टेरॉइड से रहता है, फिर लंबा इम्प्रूवमेंट जो है वो आने लगता है। मोस्टली 6 महीने में दवाइयाँ कम करने लग जाते हैं। प्रेगनेंसी प्लान करने वाले पेशेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जिनको भी प्रेगनेंसी प्लान करनी हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमेशा चिकित्सकीय परामर्श के साथ ही प्रेगनेंसी प्लान करनी। रोमेटोइड आर्थराइटिस के मरीज एक पूरा नॉर्मल जीवन जी सकते हैं, है ना, प्रेगनेंसी भी प्लान कर सकते हैं, ब्रेस्ट फीड भी करवा सकते हैं, लेकिन दवाइयाँ बदलनी रहती है। तो सबसे पहला ये बात है कि प्रेगनेंसी हमेशा प्लान्ड होनी चाहिए। प्लान्ड होने का चाहिए मतलब कि मान लो कि गठिया बहुत बड़ा हुआ है, आप मिथोट्रिक्सेट खा रहे हो, उसी टाइम पे अगर प्रेगनेंसी हो गई, एक्सीडेंटली कंसीव हो गया, तो वो बच्चे को नुकसान कर सकता है। तो अपने को क्या करना है, पहले बीमारी को कंट्रोल करना है, मतलब कि गठिया आपका ठीक ठीक कंट्रोल में आ गया, फिर आपकी दवाइयों को गठिया में सेफ, प्रेगनेंसी में सेफ दवाइयों में स्विच कर देते हैं। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनको प्रेगनेंसी में ले सकते हैं, जिनसे आपको और बच्चे को नुकसान नहीं होता। तो 3 महीने पहले ये स्विचिंग करनी होती है। तो जब भी आपको प्लान करना है, डॉक्टर को 3 महीने पहले बताना है कि डॉक्टर साहब 3 महीने बाद मैं प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हूँ। दूसरी बात यह है कि गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग मिनिमम या नहीं करना चाहिए। जब आप प्लानिंग के फेज में हो उस टाइम पे आप बैरियर मेथड्स या कॉन्डोम्स यूज कर सकते हैं, लेकिन गर्भ निरोधक गोलियों को अवॉइड करना चाहिए, वो कभी कभी गठिया संबंधित कुछ ऑटो इम्यून रोगों को ट्रिगर कर सकते हैं। फिर अगर प्रेगनेंसी मान लो कि एक्सीडेंटली कंसीव भी हो जाती है, कि आप मिथोट्रिक्सेट या उपादासिड खा रहे हो, कंसीव हो गई, तो भी अबॉर्ट करने से पहले डॉक्टर से आके कंसल्ट करना चाहिए। प्रेगनेंसी मोस्टली जैसे ही कंसीव होती है तो क्या होता है कि गठिया बाह्य नियंत्रित हो जाता है, और डिलीवरी के बाद ये बढ़ जाता है। तो डिलीवरी के बाद पुनः रोमेटोलॉजिस्ट से आपको परामर्श लेना रहता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग अगर करा रहे हो तो दवाई अलग रहती है, ब्रेस्ट फीड नहीं करा रहे हो तो दवाई अलग रहती है, पर दवाई रहती है, और आप उसके साथ में सब काम कर सकते हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन, मिथोट्रिक्सिट लेने से मुझे क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? मिथोट्रिक्सेट सबसे पहले तो चिकित्सकीय परामर्श में ही लेनी है, हफ्ते में एक बार ही लेनी है। अगर आपको ये हफ्ते में एक बार लिखी है तो, हफ्ते में 2 बार किसी ने लिखी है तो वैसे ही लेनी है, जैसे लिखी है वैसे लेनी है ना। कभी भी उसको डेली नहीं ले लेना है। कभी कभी क्या होता है, ओल्ड एज में लोग उसको गलत नाम से पढ़ लेते हैं, रोजाना ले लेते हैं, वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं। मिथोट्रिक्सेट को खाना खाने के बाद लेना चाहिए, है ना। तो प्रेफरेबली रात के खाने के बाद में हफ्ते में एक बार यूजुअली हम लोग पेशेंट्स को मिथोट्रिक्सेट लिखते हैं। जिस दिन मिथोट्रिक्सेट ले रहे हैं उस दिन फॉलिक एसिड की टैबलेट आपको नहीं लेनी है, 24 आवर्स का गैप रखना है। तो फॉलिक एसिड की टैबलेट उसके अगले 2 दिन को यूजुअली हम लोग लिखते हैं, या फिर हफ्ते भर लिखते हैं। मिथोट्रिक्सेट ले रहे हो उस दिन मल्टीविटामिन जैसे आयरन, फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट नहीं लेने चाहिए। कैल्शियम की कोई गोली जिसके अंदर फॉलिक एसिड आता है नहीं लेना चाहिए। मिथोट्रिक्सेट लेने के बाद में अगर गैस बनती है, पेट में बहुत दिक्कत होती है, तो डिनर के पहले गैस की गोली, डिनर के बाद में मिथोट्रिक्सेट, इस प्रकार ले सकते हो। फिर भी अगर नहीं सूट होता है तो मिथोट्रिक्सेट के इंजेक्शन आते हैं जो चमड़ी में लग जाते हैं, इंसुलिन जैसे, हफ्ते में एक बार वो इंजेक्शन लगा सकते हो। मिथोट्रिक्सेट लेने से पहले हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV इनकी स्क्रीनिंग सब करवाते हैं, हीमोग्लोबिन देखते हैं, क्रिएटिनिन देखते हैं, लीवर फंक्शन देखते हैं, वो देखना नितांत आवश्यक है। हर गठिया की दवाई देने से पहले ये बेसिक जांचें कराना आवश्यक है दवाइयों की सेफ्टी के लिए।
फिर इसके बाद में 1 महीने में, फिर 3 3 महीनों में लिवर फंक्शन, क्रिएटिनिन काउंट्स को मॉनिटर करते रहते हैं। और आराम नहीं लगता है तो मेथोट्रेक्सेट की डोज कम करके दूसरी दवाइयों में स्विच कर देते हैं। ये सब आपको रूमेटोलॉजिस्ट समझाते हैं, तो आप जो भी ट्रीटिंग रूमेटोलॉजिस्ट हैं उनसे इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। अगर मुंह में छाले पड़ रहे हैं मेथोट्रेक्सेट से तो डॉक्टर को बता सकते हैं, उसकी डोज को एडजस्ट किया जा सकता है, फॉलिक एसिड की डोज को बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शंस खुल जाते हैं। और कोई प्रश्न? नो सर, नहीं दैट्स है? इट। ठीक है, तो क्लोज कर लें, यस सर। या 5 मिनट लॉगिंग छोड़ना है इसको, ऐसा है? नहीं सर, वी हैव कवर्ड ऑल क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू, नमस्ते, थैंक यू चेतन जी, थैंक यू। करते हैं। नमस्ते। Thank you so much, sir. माय प्लेजर, नमस्ते।